हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ज्यादा बढ़िया हो यार। तो बेटा आज जो है हम अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो वन शॉट सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑल्दो वन शॉट जैसा कुछ रहा नहीं बेटा। फर्स्ट चैप्टर के हमने दो पार्ट ए और बी बनाए थे। सेकंड चैप्टर हमने जो करा था इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके तीन पार्ट आए, पार्ट ए बी सी। ऑलमोस्ट 50-50 45-50 मिनट्स के तीनों पार्ट थे। तो आप आई होप अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर डन कर लिया हो बेटा। अब हम अपने एक जो टेक्निकल वाला टॉपिक चल रहा है उसके लास्ट एरा में, राइट। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों चैप्टर है ना, वो तीनों मिला के आपके 12 मार्क्स कंटेन करते हैं। और जो 12 मार्क्स का तीन चैप्टर है वो सबसे बड़े और सबसे टेक्निकल वाले चैप्टर है। उसके बाद इस चैप्टर के बाद जो 4 5 6 जितने भी बच गए, बाकी के 3-4 चैप्टर जो भी बच गए, आई गेस 5 चैप्टर, 4 या 5 चैप्टर, वो सारे बहुत छोटे और बहुत सिंपल है। तो उनमें ऐसे आपको टाइम लगेगा और होपफुली उनमें वन शॉट में एक डेढ़ घंटे में सारे चैप्टर एक चैप्टर निपट जाएंगे। तो टेक्निकल मामला सारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर में ही है। मैं जल्दी से आपको रिकॉल देता हूं हमने करा क्या है अभी तक। बेटा इंडिया की इकोनॉमी है ना, उनको फर्स्ट 3 चैप्टर में 3 फेजेस में दिखाया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने इंडिया की इकोनॉमी को देखा, लेकिन वो इकोनॉमी थी बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी जो हम देख रहे थे ना, वो ब्रिटिशर्स वाला एरा था, ब्रिटिशर्स वाला टाइम था, यानी 1947 से पहले का सारा टाइम था। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक, मतलब जितना भी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था वो कॉलोनियल रूल के टाइम का था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस। फिर अभी जो लास्ट सेकंड चैप्टर हुआ था जिसमें इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने स्टार्ट करा था, उस चैप्टर में भी मैंने आपको इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताया। लेकिन बेटा वो जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस थी और टाइम ड्यूरेशन था 1951 से 1991। तो 1951 से 1991 में इंडिया की इकोनॉमी में जो भी चेंजेस या रिफॉर्म्स हुए पॉलिसीज में, उसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। और अब लास्ट ये जो फेज है चैप्टर नंबर 3, बेटा इसमें हम दोबारा से इंडिया के इकोनॉमी के रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे। लेकिन ये वाले जो रिफॉर्म्स है ये 1991 और उसके बाद वाले हैं। मतलब 3 फेज कैसे थे? पहला इंडिया के इकोनॉमी की पॉलिसी के रिफॉर्म्स बिफोर इंडिपेंडेंस, फिर हमने देखा इंडिया के इकोनॉमी की पॉलिसी जो है उनके रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंस के बाद, यानी 1951 के बाद, बट 1991 से पहले। और अब थर्ड यूनिट आपकी बुक में नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इस थर्ड यूनिट में हम दोबारा से इंडिया की इकोनॉमी के रिफॉर्म्स देखने वाले पॉलिसी के। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स है बेटा, ये लास्ट रिफॉर्म्स है विच इज 1991 के बाद वाले न। तो 1991 और उसके बाद वाले जो है वो थर्ड चैप्टर में पढ़े थे। 51 से 1991 सेकंड में थे और 47 से भी पहले जो थे वो फर्स्ट में थे। तो ये 3 यूनिट से तीनों फेजेस थे। 2 फेज अभी तक हमने एड कर लिए। आज हम थर्ड यूनिट पे गए, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब बेटा इस चैप्टर को सही से समझने के लिए मैं आपको पहले ही चीज क्लियर कर दूं, आपको सेकंड चैप्टर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये पढ़ाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, समझ सब आएगा। बट जो कनेक्टिविटी होती है ना, बिल्ड होती है जो कनेक्टिविटी, वो कनेक्टिविटी आपको कब आएगी? जब आप सेकंड चैप्टर को अच्छे से करोगे। आप समझो, देखो फर्स्ट चैप्टर में ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमी की बैंड बजाई, तो सेकंड चैप्टर में उन्होंने पॉलिसीज को ऐसा बनाया ताकि फर्स्ट चैप्टर की गलतियों से हम ठीक कर लें। अब बेटा सेकंड चैप्टर में इंडिया ने रिफॉर्म्स बनाए। कौन से बनाए थे अगर आपको याद हो? जैसे उन्होंने बनाया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, उन्होंने बनाया था आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टैरिफ सिस्टम, कोटा सिस्टम। सेकंड चैप्टर में ये सब पढ़ाया था मैंने आपको। तो अब सेकंड चैप्टर में जो उन्होंने गलतियां करी थी, जो रिफॉर्म्स बनाए थे, उन्हें उस टाइम पे लग रहा था रिफॉर्म बिल्कुल सही है और उन्होंने रिफॉर्म्स बना के अप्लाई कर दिए। लेकिन जब वो टेक्निकली रिफॉर्म्स बने और इकोनॉमी में उन्होंने देखा, तो उन्हें ये पता चला कि भाई ये जो रिफॉर्म्स है ये हमें बेनिफिट तो दे रहे हैं, लेकिन बेनिफिट से ज्यादा कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो हमें नुकसान दे रहे हैं। तो बेटा थर्ड चैप्टर में हमें रिफॉर्म्स जो बनाए हैं वो वही रिफॉर्म्स है जो सेकंड चैप्टर में हमें नुकसान दे रहे थे। मतलब सेकंड चैप्टर के रिफॉर्म्स में जो गलती हुई होंगी ना, उन गलतियों को थर्ड चैप्टर के रिफॉर्म्स में ठीक करा। फर्स्ट चैप्टर के रिफॉर्म बनाए ब्रिटिशर्स ने,
उनकी जो गलतियां थी वो सेकंड चैप्टर में इंडियन ने ठीक कर ली। अब सेकंड में जो उन्होंने रिफॉर्म बनाए उसमें से कुछ सही थे कुछ गलत थे, अब जो गलत वाले थे वो थर्ड चैप्टर में ठीक करेंगे। आप अपनी जिंदगी में तो बेटा गलतियों से सीखते हो ना। आपने जो है भाभी जी नंबर 1 से प्यार करा, अब वहां पे आपने जल्दीबाजी में प्यार जो भी है आशिकी वाशिकी कर ली भैया, सोचा समझा कुछ नहीं। अब आपने जब करा तो पहले केस में जैसे आप तो ज्यादा नॉलेज वाले हो, फिर आप जैसे जैसे टाइम गया आपको लगा यार ये तो गलती हो गई, फिर अगली बारी सेकंड भाभी जी पे जब आप गए तो उन्होंने आप बाकी सारी चीजें तो छोड़ो, आप जो पहले रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी उस फैक्टर को पहले रखोगे कि यार ये वाली प्रॉब्लम यहां तो नहीं है। आपने कहा ये वाली प्रॉब्लम नहीं, भाभी जी 2 जो है अप्रूव्ड हो गई, बिल्कुल कह रहा, तो आपने सारे दोस्तों को बता दिया यही तेरी भाभी है। अब 1-1.5 महीने बाद फिर से एक नई प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई, कोई अलग कॉन्सेप्ट, फिर आपने कहा ये तो यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम तो ठीक है बट यहाँ तो एक नई प्रॉब्लम आ गई, तो अब भाभी जी नंबर 3 पे गए। फिर भाभी जी नंबर 3 पे जाओगे तो आप चेक करोगे फर्स्ट और सेकंड वाली प्रॉब्लम यहाँ तो नहीं है क्या, अगर यहाँ नहीं है आपने सबको बता दिया वो वाली भाभी जी कैंसिल, अब यही तेरी भाभी है। तो आप अपनी गलतियों से सीखते हो ना, ऐसे इकोनॉमी में भी यही हो रहा है। तो सेकंड चैप्टर में हमने जो पॉलिसीज को रिफॉर्म करा था, उन रिफॉर्मेशन में जो गलतियां थी उसे हम थर्ड चैप्टर में रिफॉर्म्स बना के दोबारा से करेक्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एग्जैक्टली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो चैप्टर का नाम है वो क्या होती है, उसमें रिफॉर्म्स कैसे आए, कौन लेकर आया, कैसे लेकर आया, सब यहां पर है। बट इसको पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर है कि क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को लाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सर आपने अभी बताया तो इतना सिंपल है सर, जो सेकंड चैप्टर के पुराने रिफॉर्म्स थे उनमें गड़बड़ आ रही थी, तो गड़बड़ से हमें नुकसान हो रहा था, नुकसान से रिफॉर्म्स लाए। अरे बेटा नुकसान क्या हो रहा था, गड़बड़ क्या आ रही थी, इसका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के क्या रीजंस थे, या ऐसे बोल दे कि सेकंड चैप्टर में जो रिफॉर्म बनाए थे उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी। तो दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। तो समझते बेटा अगर मैं बात करूं बिफोर 1991 से पहले, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले हमारा जो सिस्टम था ना वो था LQP विच इज लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट। अगर आपको बताओ लाइसेंसिंग लेना इज कंपलसरी, चाहे आपको न्यू यूनिट को एक्सपैंड करना है और पुरानी यूनिट को एक्सपैंड करना है, न्यू यूनिट को स्टैब्लिश करना है, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है। अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है आप एक एक चीज कनेक्ट कर पाओगे मेरे से, तो पहले प्लीज सेकंड चैप्टर को अच्छे से क्विक रिकैप कर लो। मोटा मोटा 2.5 घंटे में पूरा मैंने समराइज करके अच्छे तरीके से विद नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ा दिया था। इस चैप्टर के भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लेना। मैं तो रिकमेंड करूंगा साथ के साथ बनाते चलोगे, मजा आएगा, राइट। तो बेटा पहले 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी तो हमारा सिस्टम था LQP विच इज लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट। हर इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंपोर्ट में ना रिस्ट्रिक्शंस थी कि एक अमाउंट से ज्यादा इंपोर्ट आप कर नहीं सकते, उसे बोलते थे कोटा, परमिट्स लेने पड़ते थे। लेकिन 1991 में हमने NEP लाए विच इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यहां पे ट्रांसफर करा टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रांसफर करा टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो पॉलिसी थी वो थी LPG विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और यही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सिर्फ 3 रिफॉर्म्स आए थे मेजर, पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं तीनों को अंदर हमें डेप्थ में पढ़ना है। इसमें लिबरलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वही टाइम कंज्यूमिंग है, उसी में ज्यादा टाइम जाएगा। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जल्दी से हो जाएंगे, राइट। तो बेटा यहां पे हम पहली चीज समझते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले बिफोर 1991 LQP था विच इज लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट। लेकिन हमने 1991 में ट्रांसफर करा LQP से टू LPG विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये ट्रांसफर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हुआ था फ्रॉम LQP टू LPG, ये क्यों हुआ था? तो इसका मेजर रीजन क्या है कि सर पुराने रिफॉर्म्स में गड़बड़ थी जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई। जब गवर्नमेंट को लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम्स आ रही है पुराने रिफॉर्म से, तभी हम LQP से LPG पे गए थे। सर वो क्या प्रॉब्लम्स थी? तो यहां पे आते हैं बेटा, ये जो हमने ट्रांसफर करा, ट्रांसफर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके क्या रीजंस रहे? व्हाट आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? ये आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेपरेट बन गया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के क्या रीजन थे। सिर्फ 5 रीजन है, बहुत सिंपल, 5 रीजन बहुत सिंपल। सबसे पहला, अब मैं अज्यूम करो बेटा आप तो पढ़कर आए हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है सारी चीजों का, तो पहले मैं एक चीज बिल्कुल क्लेरिफाई करो, प्लीज सेकंड चैप्टर को अच्छे से देख कर आना।
सेकंड चैप्टर जब आपके सामने हो ना तभी आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि मैं कनेक्ट करवाऊंगा आपको। देखो सेकंड चैप्टर में हमने वो करा था, वो यहाँ पे गलत था, तो फर्स्ट में अब यहाँ पे से ठीक कर रहे हैं, तो अब एक कनेक्टिविटी आपकी अच्छी बैठेगी, बट अदरवाइज ठीक है। अब बेटे पहला पॉइंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का सबसे पहला पॉइंट था, दैट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सर पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट का सेक्टर है ना, उसकी सर पुअर परफॉर्मेंस थी। सर ऐसा क्यों पुअर परफॉर्मेंस? बेटा अब देखो थोड़ी सी कनेक्टिविटी आएगी। बेटा अब याद करो सेकंड चैप्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, दो रिफॉर्म्स सर हमें याद है, एक था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन और एक था एसएसआई। बेटा वहीं रुक जाओ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, उसमें ना सर पहला रिफॉर्म था इंडस्ट्री का 3 टियर में क्लासिफिकेशन होता, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री थी जो कंप्लीटली ओन बाय गवर्नमेंट होगी, एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट का कंट्रोल है पब्लिक सेक्टर का। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री थी जिसमें भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब एक बात बताओ यार, 17 इंडस्ट्री प्लस 12 इंडस्ट्री, 29 इंडस्ट्रीज में कंट्रोल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को काम करना है, गवर्नमेंट को सब देखना है। अगर मैं आपको सिर्फ 29 सब्जेक्ट्स दे दूं पढ़ने को और बोलूं भैया अगले साल टेस्ट है, पेपर है आपका अगले साल 29 सब्जेक्ट्स का, क्या आप सही से उस टेस्ट में परफॉर्म कर पाएंगे? सर हम तो सर 5 सब्जेक्ट होते हैं तभी उसमें हमारी बैंड बच जाती है, 29 तो सर 1-2 जन्म तो लगेंगे आराम से। तो बेटा आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो गवर्नमेंट से कि आप उसे 17 इंडस्ट्री और 12 इंडस्ट्री की भागदौड़ संभालने को दे दो और वो परफॉर्मेंस निकाल दे? भाई 1-2 इंडस्ट्री, 3 इंडस्ट्री, 4 इंडस्ट्री समझ आता है, आपका माइंड रहेगा उस पर, आप टाइम दे पाओगे। लेकिन जब 29 इंडस्ट्री आपके सामने है तो आप कितनों को कितना टाइम दे पाओगे? आपसे संभलेंगी नहीं चीजें। तो क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पब्लिक सेक्टर को इतना ज्यादा रोल दे दिया, तो उससे पंगा ये पड़ गया कि पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस आने लग गई। अब पब्लिक सेक्टर भैया परेशान, कह रहा यार कैसे करूं काम, 1 को संभालू, 2 को संभालू, 3 को संभालू, 10 को संभालू, बाकी 19 लॉस में चल रही है। तो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट को समझ आ गया कि एक पंगा है कि हमारी पुअर परफॉर्मेंस चल रही है, तो पुअर परफॉर्मेंस के चलते हुए हम इस पॉलिसी पे नहीं चल सकते, इस पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है। भाई पॉलिसी में गड़बड़ है तभी तो पंगा आ रहा है ना। अगर पॉलिसी एक्यूरेट होती, पॉलिसी एक्यूरेट अब उन्होंने करी, कैसे करी थी मैं आपको रीजन देता हूं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया और प्राइवेट को बढ़ा दिया। मतलब पहले जो शेड्यूल एबीसी इंडस्ट्री थी ना आईपीआर में, उसको रूल को हटा दिया। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री की जगह 3 इंडस्ट्री रखी बस। उन्होंने बोला 3 इंडस्ट्री सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, बाकी सारी किसके लिए? आ जाओ जी प्राइवेट सेक्टर। तो उन्होंने पब्लिक के रोल को कम करके प्राइवेट के रोल को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी। तो ये हम पढ़ेंगे आगे जाके रिफॉर्म में। अभी तो बस मैं आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का रीजन बता रहा हूं। पहला रीजन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने का कि पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस थी, और रीजन क्या है कि उनपे बहुत ज्यादा हैवी बर्डन था, ड्यू टू हैवी बर्डन। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे सेकंड पॉइंट है डेफिशिट। डेफिशिट बेटा, डेफिशिट मतलब आप सब जानते होंगे, डेफिशिट मतलब होता है लॉस। डेफिशिट मतलब होता है लॉस। सर लॉस कब आता है बेटा? जब आपकी पेमेंट्स जो है ना, जब आपकी पेमेंट्स वो ज्यादा होती है आपकी रिसीट से। अगर आपने गवर्नमेंट बजट पढ़ा है वहां पे डेफिसिट पता होगा, और अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका मैक्रो का लास्ट चैप्टर है, बीओपी जिसे बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है, वहां पे भी बीओपी सरप्लस डेफिसिट में आता था, राइट। तो सेकंड जो है वो है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, सिंपल शब्दों में, अगर आपको नहीं पता बीओपी क्या होता है, मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूं बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, टी शेप अकाउंट समझो सिंपल शब्दों में, ठीक है। एक अकाउंट होता है जिसमें हम लेन देन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम लेन देन को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट बजट में भी ये होता है, गवर्नमेंट बजट में हम एक्सपेंडिचर और रिसीट को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सर दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना सिर्फ वही इनफ्लो आउटफ्लो आता है जो दो कंट्रीज के बीच में होता है। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन कंट्री के विद इन हुआ है, मान लो मैं नीचे गया शॉप पे और मैंने एक फोन परचेस करा, 10,000 रुपए दे दिए, क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा? आंसर इज नो। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आएंगे जो बिटवीन दी कंट्रीज होंगे। मतलब उसमें ना फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगा, इंडियन रुपी नहीं, फॉरेन करेंसी, डॉलर, यूरो, पाउंड, दिरहम, कोई भी करेंसी या तो आ रही है या जा रही है, फॉरेन करेंसी, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में पुरानी पॉलिसीज की वजह से बहुत ज्यादा डेफिसिट आने लग गया। डेफिसिट मतलब लॉस। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में लॉस कब आएगा बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना मेन ट्रांजेक्शन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देखो जब आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट मतलब परचेजेस, तो आपको फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होगी। और जब आप एक्सपोर्ट करोगे मतलब सेल करोगे बाहर, तो उससे फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगी।
तो बीओपी में बहुत सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, उनमें से मेन ट्रांजेक्शन है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर आपको बीओपी पढ़ना है तो आप इसी चैनल पे बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जा सकते हैं, 12th मैक्रो की, और उस पर बीओपी का अच्छे से लेक्चर मैंने समझाया भाई। राइट, अभी उस पर नहीं जाते ज्यादा। तो बीओपी में डेफिसिट कैसे आता है? बीओपी में डेफिसिट आता है जब आपके इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। अब पंगा ये था ना कि उस टाइम पे हमारे इंपोर्ट्स एकदम से ड्रास्टिकली बढ़े थे, ठीक है, और हम इतने एफिशिएंट नहीं थे कि हम एक्सपोर्ट्स को एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाए। तो एक्सपोर्ट्स कम रह रहे थे, इंपोर्ट थोड़े ज्यादा थे कंपैरेटिवली। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बेटा, उसमें हर बार डेफिसिट क्रिएट हो रहा था, मतलब लॉस। और डेफिसिट के चक्कर में ना बेटा पंगा ही होता है कि आप समझो, मान लो आपकी इनकम आई 100 रुपए, आपने उड़ा दी 120 रुपए। अब 20 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं ना, वो ना आपको अपने गुल्लक से निकाल के देने पड़ेंगे। अच्छा, ये आप एक बार, 2 बार, 3 बार तो कर लोगे। मान लो यहां से 100 रुपए आ रहे हैं, 120 देने, तो आपने 20 रुपए यहां से गुल्लक से निकाल लिए, एक बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन एक टाइम के बाद वो जो रिजर्व है वो भी तो कम होगा ना भाई, वो भी तो खत्म हो सकता है। तो पंगा ये था कि कॉन्टिन्यूसली बीओपी में डेफिसिट आता है, सेकंड रीजन ये। और इसी से आप थर्ड पॉइंट कनेक्ट करो, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्यू टू डेफिसिट इन बीओपी। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता। सर डेफिसिट कब आएगा? क्योंकि बार बार इंपोर्ट ज्यादा हो रहे थे, एक्सपोर्ट कम, पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही थी, रिसीट कम आ रही थी। अब क्योंकि बीओपी बार बार डेफिसिट में बन रहा था, तो सर डेफिसिट में पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो हम बार बार रिजर्व से, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है आरबीआई के पास, तो हम बार बार आरबीआई के पास जा रहे थे। हमने बोला भाई बीओपी में इस साल डेफिसिट आ गया $20 का, $20 दे दे। उसने कहा ले लो। अगले साल फिर गए, यार इस बार भी बीओपी में डेफिसिट आ गया। वो कह रहा भाई पागल है क्या, बार बार डेफिसिट ला रहा है। मैं कहा भाई मैं थोड़ी कर रहा हूँ कुछ यार, बार बार इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, क्या करे। तूने कहा चल ले ले, इस बार $50 दे दिए। फिर मैंने बोला भाई इस साल भी आ गया। ऐसे करते करते बेटा एक टाइम आया, आरबीआई ने कहा भैया हाथ जोड़ ले तू। कह रहा भाई देख ले आप, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है, $100 पड़े भाई, पूरी बस यही बचा, और कुछ बचा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं तुमने कुछ। तो बेटा थर्ड प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल हो गया। हमारे पास 2 हफ्ते का रिजर्व था, उसके बाद इंपोर्ट की पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, जितनी भी चीजें कैसे करनी थी किसी को नहीं पता था। तो ये एलक्यूपी से एलपीजी में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आए, तो उसके रीजन हम पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर है मेरे हिसाब से कि पब्लिक सेक्टर की हैवी बर्डन से पुअर परफॉर्मेंस आ रही थी। पॉइंट नंबर 2, बीओपी में कॉन्टिन्यूसली डेफिसिट आ रहा था क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा थे और एक्सपोर्ट बहुत कम थे। पॉइंट नंबर 3 बेटा, क्योंकि बीओपी में बहुत ज्यादा डेफिसिट आ रहा था कॉन्टिन्यूसली, तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बार बार कम हो रहे थे, क्योंकि हमें रिजर्व से पेमेंट करनी पड़ रही थी, क्योंकि रिसीट तो कम आ रही थी। बेटा पॉइंट नंबर 4, दैट इज राइज इन प्राइस, और जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा महंगाई होने लग गई, क्योंकि चीजों की डिमांड तो थी लेकिन हम प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे थे, उससे सप्लाई कम हो रही थी। तो बेटा किसी गुड्स की डिमांड बहुत थी लेकिन हम सप्लाई को मैच नहीं कर पा रहे थे, तो उस चीज का, उस कमोडिटी के जो प्राइस है वो बढ़ रहे थे, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज्यादा हो रही थी। और लास्ट पॉइंट अगर आप देखो कि क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना था, तो वो था हाई बर्डन ऑफ डेट। डेट का बहुत ज्यादा बर्डन था क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे, गवर्नमेंट के रिसीट कम थी। तो जैसे बीओपी में डेफिसिट आता है ना, वैसे जो आपका गवर्नमेंट बजट है, उस गवर्नमेंट बजट में भी क्या आ रहा था बेटा, डेफिसिट आ रहा था। और डेफिसिट के चक्कर में हमें बहुत ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ती है, राइट। तो ये भी पंगा था। तो अगर आप मेजॉरिटी में देखो, समराइज करते हुए मैं समझाता हूं क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले 1991 से पहले अपन थे एलक्यूपी, लाइसेंस कोटा परमिट पॉलिसी पे। 1991 में हम ट्रांसफर हुए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करा, और हम ट्रांसफर हुए एलक्यूपी से एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यही 3 पिलर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जाने से पहले मैंने बताया कि क्या रीजन थे जो हम एलक्यूपी से एलपीजी पे गए। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के क्या रीजन थे? रीजन नंबर 1, पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस ड्यू टू हैवी बर्डन, बहुत ज्यादा बर्डन दे दिया था सेकंड चैप्टर में, पुअर परफॉर्मेंस आ रही थी। सेकंड रीजन ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कॉन्टिन्यूअसली डेफिसिट आ रहा था, क्योंकि इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा थे और एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत कम थे। तो बीओपी में कॉन्टिन्यूअसली डेफिसिट आ रहा था, और डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम रिजर्व से पैसे ले रहे थे। तो ड्यू टू डेफिसिट हमारा थर्ड पॉइंट बना कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनमें बहुत फॉल आने लगा, और 2 हफ्ते तक का रिजर्व हमारे पास बचा था। उसके बाद पेमेंट्स कैसे करनी है किसी को नहीं पता था, बहुत क्रूशियल सिचुएशन थी। पॉइंट नंबर 4 उसके बाद आया बेटा, डिमांड बहुत ज्यादा थी गुड्स की,
सप्लाई हम मैच नहीं कर पा रहे थे, तो एक और फोर्थ प्रॉब्लम आई कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन यानी प्राइसेस बढ़ने लग गए। और लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है आपका, दैट इज हाई बर्डन ऑफ डेट, मतलब गवर्नमेंट के भी कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे, रिसीट कम थी, तो जो गवर्नमेंट बजट है वो भी डेफिसिट में आ रहा था, जिससे हमें बोरोइंग करनी पड़ रही थी। तो ये 5 रीजन है, 3 मार्क्स में पूछता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के क्या रीजन थे। ये 5 रीजन थे, इनके चक्कर में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। इसके अलावा भी बहुत सारे थे, गल्फ क्राइसिस भी था और भी था, बट मेजर ये 5 है, और इसके चक्कर में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हमने अडॉप्ट करा। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 पिलर है, एलपीजी, लेकिन इस पे जाने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991, याद रखना एमसीक्यू के लिए, जुलाई 1991 में आई थी। वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है सर? एक पॉलिसी है जिसमें वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, मतलब कोई एक सिंगल पॉलिसी नहीं आई, मल्टीपल पॉलिसी, वाइड रेंज में हमने पॉलिसीज को बदला। कोई एक पॉलिसी नहीं, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 हो गई। अब लिबरलाइजेशन में भी ये नहीं कि एक ही चीज है, उसके अंदर भी हमने मल्टीपल फॉर्मुलेशन करी पॉलिसीज की, बहुत सारी पॉलिसी, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में अलग रूल बनाए नए दोबारा से, फाइनेंशियल में अलग बनाया, फॉरेन ट्रेड में अलग बनाए, तो ये वाइड रेंज है पॉलिसीज की, ठीक है, जुलाई 1991 में आई। थर्ड पॉइंट, इसका एम क्या था बेटा? इसका एम था टू क्रिएट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी। पहला, टू क्रिएट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी। दूसरा जो एम था इसका मेन, वो था टू रिमूव बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। अब इस बात को समझना, सेकेंड चैप्टर में इंडिया की गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ी बेवकूफी करी, सबसे बड़ी गलती करी, राइट, ये सारा पंगा क्यों हो रहा था? उन्होंने सेकेंड चैप्टर में, अगर आपको याद हो, पब्लिक सेक्टर को बहुत प्रिजर्व करके रखा और प्राइवेट सेक्टर को रोल ही नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल फालतू जगह पे प्राइवेट सेक्टर को डाल दिया और हर मेजर सेक्टर में पब्लिक को घुसा दिया। अब उन्होंने ये देखा कि यार पब्लिक सेक्टर, क्योंकि हर जगह पे पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर आ नहीं सकता, बाहर का प्लेयर कोई आ नहीं सकता। तो भाई जब आप हर जगह पे, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन एक ही कंपनी बना रही है और वो गवर्नमेंट कंपनी है, तो बेटा वो ना बहुत रिलैक्स जोन में आ जाएगी, उसे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, उसे पता है मैं मोबाइल फोन बना रही हूं, कंपटीशन कोई है ही नहीं, तो जो मैं प्रोड्यूस करूंगी कंज्यूमर खरीद लेगा। भाई जब तक आप मार्केट में कंपटीशन क्रिएट नहीं करते, तब तक जो टेक्नोलॉजी है, जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। भाई अगर मार्केट में सिर्फ एक ही फोन हो, माइक्रोमैक्स, तो बताओ भाई माइक्रोमैक्स क्या डबल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, 4G 5G इन सब चीजों में जाएगा? नहीं। लेकिन उन्हें पता है कि कंपटीशन है। अब एप्पल हर साल भाई कुछ अलग बना रहा है, सैमसंग हर साल कुछ अलग बना रहा है, तो उस कंपटीशन के चक्कर में सब ग्रो कर रहे हैं, तभी इकोनॉमी बूस्ट करती है। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ आई कि अगर हम पब्लिक सेक्टर को एक्सक्लूसिवली बचा के रखेंगे तो भाई वो बच तो जाएंगे, सही है, लेकिन उस बचाने के चक्कर में हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ पाएगी, और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमें कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो प्रोटेक्शन लगाई थी ना पब्लिक को, उन्होंने खोल दी और उन्होंने बोला भैया अब तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कोई भी हो, भाई आपको भिड़ना पड़ेगा। और आप भिड़ो, आप लड़ाई करो, आप अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करो, आप प्राइस कम करो, आप जो जिस तरीके से लड़ना है लड़ो, आपको आप प्रोडक्शन करो, बेचो, भाई कंज्यूमर तो उसको खरीदेगा जो कम प्राइस पे ज्यादा बढ़िया सामान बिकेगा, राइट। तो एम ये था कि मार्केट को कॉम्पिटिटिव बना दे ताकि ग्रोथ हो। दूसरा, अब इसको बनाने के लिए उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्ट करा था, और कैसे प्रोटेक्ट करा था, उन्होंने प्राइवेट को एंट्री बंद थी, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को हटा दिया, उन्होंने एंट्री को फ्री कर दिया, जो बैरियर्स लगाए थे उन्हें फ्री कर दिए कि भैया अब आप आइए, कंपटीशन क्रिएट करिए, दोनों लड़ो और ग्रो करो इकोनॉमी को, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट जुलाई 1991 में आई थी, वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म थी। एम क्या था? 2 एम थे, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना और बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ को रिमूव करना, राइट। ये हो गया एम। अब याद ही रखेंगे बेटा, इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन लाया? उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो बेटा इंट्रोडक्शन में आप एड ऑन कर सकते हो, कब आई, क्या था, इसका एम क्या था, याद रखना, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, और लास्ट पॉइंट इसके मेजर्स, ठीक है। 2 मार्क्स में सिर्फ मेजर्स पूछ लेता है। अब समझो क्या है मेजर्स। मेजर्स का मतलब कुछ नहीं है, पहली बात तो मेजर्स जो थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 2 थे। अब देखो पता है क्या होता है बेटा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे, आप एक बच्चे हो जो फेल हो रहे हो,
इकोनॉमिक्स में फेल हो रहे हो, 11th में फेल हुए, 12th में फेल हो रहे हो, प्री बोर्ड में फेल, मॉक टेस्ट में फेल, बिल्कुल घटिया और नालायक बच्चे हो आप, बिल्कुल घटिया। सर ये तो हमें है ही, सर कुछ नया बताओ। नहीं बेटा, मजाक मजाक से मतलब हट के बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ऐसा ना करे, आप फेल हो रहे हो। अब यार एक बात बताओ, मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई मुझसे पढ़ ले तू, कह तेरी जिंदगी, मैंने बोला तेरी जिंदगी सोच जाएगी, मुझसे पढ़ ले, अभी तू फेल हो रहा है, सीधा 90+ स्कोर करेगा। क्या ये एक एक्चुअल चीज है, प्रैक्टिकल चीज है? सर कैसी बात कर रहे हो, मैं फेल हो रहा है, पास होने के लाले पड़े, 33 आ नहीं रहे, आप 90 के सपने दिखा रहे हो। बेटा देखो, अगर आपकी इकोनॉमी अभी से कनेक्ट करते हैं, पहले मार्क्स से लेते हैं। अगर आपके मार्क्स आप फेल हो रहे हो तो मैं आपको सीधा 90+ पे नहीं लाऊंगा, पहले मैं आपको एक स्टेबलाइजेशन जगह पे लाऊंगा। स्टेबलाइज मतलब मैं आपको स्टेबिलिटी दूंगा, पहले मैं आपको ग्रोथ नहीं दूंगा, मैं आपको सीधा फेल से ग्रो नहीं करवा दूंगा 60-70 पे, पहले मैं आपको एक स्टेबिलिटी दूंगा। मतलब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा चल इतना पढ़ ले, जैसे अभी प्रमोशन कर रहा हूं, अभी अपना लेक्चर एक वीडियो अपलोड होने वाली है, शायद इससे पहले हो ही जाएगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप फेल हो रहे हो तो मैं बोलूंगा भाई पहले काम कर, सब कुछ छोड़, तू उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट देख ले, 70% में गारंटी दे रहा हूं, 70% कॉन्सेप्ट उसमें से आएगा। अब आपने क्या करा भैया, आपने सिर्फ अभी पहले फेल हो रहे हो, आपने उतना करके एक स्टेबिलिटी लिया है कि भैया चलो 40 नंबर तो पक्के हो गए। जब आप वो स्टेबिलिटी लेकर आ गए ना, अब इस स्टेबिलिटी के बाद फिर मैं ग्रोथ पे काम करूंगा। तो जब आपकी इकोनॉमी, अब इकोनॉमी से कनेक्ट कर रहा हूं, जब आपकी इकोनॉमी नीचे है ना, आप उसे सीधा ग्रो नहीं कर सकते, पहले आपको उसे स्टेबल बनाना पड़ेगा कि एटलीस्ट इससे नीचे ना जाए। राइट, समझ लो आप मेरी बात, कि एटलीस्ट जितना भी है उससे नीचे ना चले जाए, एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर ले। जैसे आपने वो स्टेबिलिटी मेंटेन करी, उसके बाद ही तो मैं ग्रोथ पे ध्यान दूंगा ना। तो इसमें भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में गवर्नमेंट ने यही चीज पे फोकस करा। गवर्नमेंट मतलब 2 तरीके से काम करेंगे। पहले हम स्टेबलाइजेशन मेजर का हेल्प लेंगे, जिससे ना हम क्या करेंगे, करेक्टिंग वीकनेस एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ग्रोथ की बात नहीं हो रही, सिर्फ हमारी करेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कमियां थी उनको हम ठीक करेंगे। स्टेबिलिटी आ गई, एक बार स्टेबिलिटी आ गई कि इससे नीचे तो अब नहीं जा सकते, उसके बाद फिर हम अगले पे जाएंगे, दैट इज स्ट्रक्चरल मेजर, जिसमें हम काम करेंगे इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 2 मेजर थे, स्टेबलाइजेशन मेजर जो स्टेबिलिटी लाता है बाय कंट्रोलिंग एंड करेक्टिंग, फिर जब स्टेबिलिटी आ गई उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रक्चरल मेजर पे, जो काम करेगा एफिशिएंसी को इंप्रूव करने पे, कंपटीशन को इंक्रीज करने पे। ऐसे ग्रोथ होती है बेटा। दिस इज द प्रोसेस जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने फॉलो करा। आई होप आपको क्लियरिटी हो। अब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रिफॉर्म्स पे बढ़ेंगे आराम से आगे, बट पहले मुझे लगता है इतना आपको क्लियर है। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, समराइज करके जल्दी से। बिफोर 1991 LQP पॉलिसी था, लाइसेंसिंग कोटा परमिट। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने ट्रांसफर लिया, तो LQP से हम कहां पे आ गए, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये जो ट्रांसफर हुआ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के क्या रीजन थे फॉर अडॉप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? 5 रीजन थे। नंबर 1, पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस पुअर आ थी ड्यू टू हेवी बर्डन। दूसरा, BOP में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत डेफिसिट आता क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा था, एक्सपोर्ट कम थे। अब इस डेफिसिट की वजह से, पॉइंट नंबर 3, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत कम हो रहे थे। पॉइंट नंबर 4, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही थी, राइजिंग प्राइस हो रहे थे क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम। और लास्ट, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा बर्डन था डेट का। राइट, उसके बाद मैं गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली हमने। अब इसका एक इंट्रोडक्शन कब आई थी? जुलाई 1991 में आई थी। क्या था? एक वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या था बेटा? वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसका एम क्या था? सर एम बड़ा सिंपल था, कंपटीशन को क्रिएट करना, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाना है। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर में हमने इतने ज्यादा बैरियर्स लगाए हैं, उन बैरियर्स को रिमूव करना, फ्रीडम देना थोड़ा, राइट, ताकि कंपटीशन क्रिएट हो पाए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी थे, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करा, 1 मार्क में आ जाता है। और लास्ट, इसके मेजर्स 2 तरीके से मेजर थे। स्टेबलाइजेशन मेजर, जो करेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पे ध्यान देते हैं, मेजर स्टेबिलिटी आ गई। उसके बाद स्ट्रक्चरल मेजर, जो इंक्रीज करते हैं, इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी और आपकी बाकी चीजों को। राइट, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम डील करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मेजर 3 रिफॉर्म्स थे। LPG, जैसे मैंने आपको बताया, 3 पिलर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं LPG। इन तीनों को हमें इंडिविजुअली पढ़ना है। लिबरलाइजेशन थोड़ा बड़ा है आज के लेक्चर में, मतलब लिबरलाइजेशन ही चलता रहेगा। उसके बाद हम जाएंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे। राइट, तो आप अभी पहले से नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा जल्दी से नोट करो।
हाँ जी बेटा, तो बेटा लास्ट सेशन में हमने जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी। अभी इससे पहले हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बेसिकली क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुई, उसका एम क्या था, मेजर्स थे, 2 मेजर, स्टेबलाइजेशन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, वो सब देखा। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने अडॉप्ट करे, उनको लाने की क्या रीजन थे, 5 रीजन मैंने आपको बताए। तो अब इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने मेन कंटेंट पे चलते हैं बेटा, दैट इज मेन पॉलिसीज या आप रिफॉर्म बोल सकते हो, मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिन्हें हम 3 पिलर्स भी बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। अगर मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करूं तो मैंने आपको बताया था ये कोई एक पॉलिसी नहीं थी, ये एक वाइड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स थे। मतलब इसमें बहुत सारे पॉलिसीज को रिफॉर्म करा था, राइट। अब इसके मेजर 3 पिलर्स है, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मेजर 3 पॉलिसीज को अडॉप्ट करा था, दैट इज एलपीजी। यानी कि सबसे पहली पॉलिसी जो थी बेटा वो थी लिबरलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 पिलर थे, पहला था लिबरलाइजेशन, सर क्या होता है देखेंगे। सेकंड जो है बेटा दैट इज प्राइवेटाइजेशन, ये भी हम देखेंगे। और थर्ड जो है आपका दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ये भी हम देखेंगे। अब इसमें से जो लिबरलाइजेशन है बेटा, इसे कर लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है लिबरलाइजेशन में से। और रही बात प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की, तो इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, या कभी कभार प्राइवेटाइजेशन आता है, कभी ग्लोबलाइजेशन, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी। बट लिबरलाइजेशन तो है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम जाएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेजर 3 पिलर्स है, 3 पॉलिसीज आई थी। सबसे पहला लिबरलाइजेशन, सेकेंड था प्राइवेटाइजेशन, थर्ड था ग्लोबलाइजेशन। अब इन तीनों को हमें पूरे लेक्चर में इन डेप्थ में पढ़ना है कि लिबरलाइजेशन क्या था, इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आए, प्राइवेटाइजेशन क्या था, इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आए, ग्लोबलाइजेशन क्या था, इसके अंदर क्या रिफॉर्म्स आए, तीनों को हमें पढ़ना है, राइट। बट इनका पहले मैं एक ब्रीफ दे दूं कि बेसिक मतलब क्या होता है, राइट। इंडिविजुअली तो हमें पढ़ना है, बट एक ब्रीफ में समझ लो बेटा। लिबरलाइजेशन जो वर्ड है ना, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम देना। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम देना। सर फ्रीडम किसको देना बेटा? लिबरलाइजेशन में हम बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर होता है इंडस्ट्रीज का, प्राइवेट सेक्टर को हम फ्रीडम दे रहे थे। जब मैं ऐसे बोलूं कि प्राइवेट सेक्टर को हम लिबरल कर रहे थे, उनपे जो रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स हमने लगा दिए थे ना सेकंड चैप्टर में, याद है आपको? सेकंड चैप्टर में आईपीआर था कि लाइसेंस लेना कंपलसरी है, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री पब्लिक रहेंगी, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज जो है वो पब्लिक रहेंगी जिन पे पब्लिक का कंट्रोल है, उसके बाद लास्ट वाली जो रिमेनिंग है उसमें प्राइवेट आएगा। तो अब देखो कितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। लाइसेंस लेना है, नई अगर आपको यूनिट स्टैब्लिश करनी है, पुरानी को एक्सपैंड करना है, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, सेकंड चैप्टर में सब पढ़ा था आईपीआर में। तो आईपीआर में या बाकी पॉलिसीज में हमने प्राइवेट में इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही थी, पब्लिक सेक्टर में बर्डन पड़ रहा था, पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस आ रही थी। तो गवर्नमेंट को यह समझ आया कि यार सबसे पहला काम जो हमें करना है ना, हमें पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करके प्राइवेट को ज्यादा एनकरेज करना पड़ेगा ताकि मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हो, जिससे कंज्यूमर का बेनिफिट हो, इकोनॉमी ग्रो करे। और उसके लिए उन्होंने सबसे पहला काम करा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का सिंपल शब्दों में मतलब है, इसमें बहुत सारे काम करते हैं बट सिंपल शब्दों में मतलब है लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिमूवल मतलब हटा दिया। क्या हटा दिया? रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन दी प्राइवेट सेक्टर। सर लिबरलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ में, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री करने में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उनको कहीं जगह पे रिमूव कर दिया, कहीं जगह पे रिड्यूस कर दिया, और इस चीज को बोला गया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन निकल कर है लिबरल से, लिबरल मतलब होता है फ्रीडम। तो यहां पे हम प्राइवेट सेक्टर को क्या दे रहे हैं? फ्रीडम दे रहे हैं। सर किससे फ्रीडम दे रहे हैं? हमने बेटा यहां पे एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम दे रहे हैं। कुछ सेक्टर्स में हटा ही दी और कुछ सेक्टर में कम कर दी। सर इसका एग्जाम्पल बेटा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल दूं ना, तो अगर आपको याद है चैप्टर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था कि शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री थी जो एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय पब्लिक होगी। शेड्यूल ए की 17 इंडस्ट्री को इसमें लिबरलाइजेशन में 3 इंडस्ट्री रख दिया। मतलब सिर्फ 3 इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें पब्लिक सेक्टर एक्सक्लूसिवली एंगेज होगा, उसके अलावा जितनी भी बाकी रिमेनिंग थी, जो पहले 17 थी अब 3 हो गई, मतलब 14 इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर एंटर हो सकता है, राइट। तो आप समझ लो प्राइवेट सेक्टर के रोल को एनकरेज करा, पब्लिक के रोल को कम करा।
तो लिबरलाइजेशन सिंपल शब्दों में क्या है, इट रेफर्स टू रिमूवल, किसका रिमूवल, एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, किस पे लगा है ये लगा है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री एंड ग्रोथ में जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी उन्हें रिमूव करा। नेक्स्ट बेटा आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है, प्राइवेटाइजेशन का सिंपल शब्दों में मतलब है कि बेटा यहां पे हमारा है पब्लिक सेक्टर, और ये पब्लिक सेक्टर ना मान लीजिए बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूस लॉस में चल रहा है, क्योंकि बर्डन बहुत था तो कॉन्टिन्यूस लॉस में चल रहा है, कैश बर्न कर रहा है। अब पब्लिक सेक्टर ने बहुत कॉन्टिन्यूस लॉस फेस करा, उन्हें समझ आया भाई हमसे धंधा नहीं चल रहा, भाई धंधा बंद करना पड़ेगा। तो बेटा पब्लिक सेक्टर ने अपनी जो ओनरशिप एंड कंट्रोल है, ओनरशिप बोलो, जो कंट्रोल बोलो, या जो मैनेजमेंट है, उसको ट्रांसफर करके किसको दे दिया बेटा, उसको दे दिया प्राइवेट सेक्टर को। इसे बोलते हैं पता है क्या, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और एक और नाम से अगर आप समझो ना तो इसी के अंदर एक चीज होती है, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। आपने अगर मेरे साथ गवर्नमेंट बजट पढ़ा है तो बेटा गवर्नमेंट बजट में हमने ये वर्ड पढ़ा होगा डिसइन्वेस्टमेंट। कंपोनेंट्स में था कैपिटल रिसीट में सेकंड कंपोनेंट था डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, या प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, वो पब्लिक सेक्टर जो कंटिन्यूअस लॉस इनकर कर रहे हैं या सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ओनरशिप कंट्रोल मैनेजमेंट को ट्रांसफर करके किसको दे देना, प्राइवेट सेक्टर को। इसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो राइट, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मेजर पहला रिफॉर्म लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हमने क्या दिया था, हमने फ्रीडम दिया था सर, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। क्या करा था हमने, जो भी एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है उसे रिमूव कर दिया। राइट, सेकंड पॉइंट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में बोल रहा है रेफर्स टू, कह रहे ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर, ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ट्रांसफर करा किसका, ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, किससे, ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। तो ये हो गया प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। और प्राइवेटाइजेशन के बाद जो लास्ट पिलर आपको फेस करना है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है बेटा, ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो पता क्या है, ये ना कहीं कनेक्टेड है लिबरलाइजेशन से। अगर आपने लिबरलाइजेशन अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपको ऑटोमेटिकली ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, अगर आपको याद हो लास्ट सेकंड चैप्टर में गवर्नमेंट ने ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट ने बोला था कि यार इंपोर्ट करने से ना हमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो इंपोर्ट करने से दिक्कत हो रही है, काम करते हैं इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। और लोग मान नहीं रहे थे तो उन्होंने सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था दो पॉलिसी लाए थे, टैरिफ सिस्टम और कोटा सिस्टम। टैरिफ सिस्टम मतलब इंपोर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा टैक्स लगाएंगे, फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, ज्यादा टैक्स पे करके इंपोर्ट करवा रहे थे, तो उन्होंने कोटा सिस्टम लगाया, मतलब उन्होंने क्वांटिटी ही फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा इंपोर्ट आप कर ही नहीं सकते। राइट, ये सारे रिस्ट्रिक्शन सेकंड चैप्टर में लगाए थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट को समझ आया कि यार ऐसे हम अपने कंपटीशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, हमारी कंट्री के जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अपने कंट्री की ग्रोथ को, बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है तो हमें फॉरेन से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट मतलब फॉरेन कंट्रीज को, मतलब फॉरेन इकोनॉमीज को, बाहर की इकोनॉमीज को अपनी इकोनॉमीज को मिलाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैरियर्स नहीं लगाने पड़ेंगे। जब लोग इंपोर्ट करेंगे वहां से, बाहर से टेक्नोलॉजी, नए नए फोन आएंगे तो हमारे यहाँ की मार्केट को भी दिखेगा बाहर तो ऐसे फोन बन रहे, तो हमें भी ऐसे फोन बनाने पड़ेंगे। जब फॉरेन कंपटीशन आएगा तभी इंडिया का कंपटीशन भी उसे मैच करेगा और तभी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली मतलब होता है, इट रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग मतलब होता है बेटा मिलाना। राइट, इंटीग्रेटिंग मतलब क्या होता है, मिलाना। किसको मिलाना है, इंटीग्रेटिंग दी नेशनल इकोनॉमी विद दी वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन में बोला कि आपको अपनी इकोनॉमी और जितनी भी पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी है उन्हें मिलाना है। मतलब आपको इंपोर्ट को बंद नहीं करना, आपको इंपोर्ट्स को रखना है, आपको उनके साथ ट्रेडिंग करनी है अच्छे से, तभी कंपटीशन क्रिएट होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा। राइट, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मेजर हमें 3 रिफॉर्म्स पढ़ने हैं। लिबरलाइजेशन, जिसमें हमें रिमूवल करा किसका, एंट्री और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का, किस पे लगी थी, प्राइवेट सेक्टर पे। सेकंड था बेटा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर जो लॉस इनकर कर रहा है उसको ओनरशिप कंट्रोल मैनेजमेंट को ट्रांसफर करके प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, एंड डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। थर्ड पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है डोमेस्टिक इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना। राइट, तो ये आपके मेजर 3 पिलर्स है। एंड अभी के लिए हम सबसे पहले
आज की क्लास में और जो इसके बाद मेन फोकस है दैट इज लिबरलाइजेशन। तो आज की क्लास में हमें मेन लिबरलाइजेशन पे पूरा फोकस रखना है। लिबरलाइजेशन में आपको पूरा बताऊंगा अच्छे से और इसके सारे रिफॉर्म्स बताऊंगा अच्छे से, और इसके बाद जो पार्ट भी आएगा उसमें प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एक ही बार में हो जाएगा। तो आप ये फटाफट से नोट करेंगे। इसको नोट करने के बाद आप हेडिंग डालेंगे लिबरलाइजेशन। जल्दी से भाई जल्दी से लिबरलाइजेशन हेडिंग डालेंगे। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला और सबसे लेंदी रिफॉर्म्स दैट इज लिबरलाइजेशन। मैं फिर से रिकॉल कर दूं बेटा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, और इससे कितने रिफॉर्म्स लाए थे अपन? लाए थे 3 रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला कर रहे हैं लिबरलाइजेशन। ओवरव्यू मैंने दे दिया है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था सर? लिबरलाइजेशन में बेसिक पर्पस ये था कि हमें कंपटीशन क्रिएट करना था इकोनॉमी में, और कंपटीशन क्रिएट करने के लिए उन्होंने लिबरलाइजेशन में क्या करा, जो प्राइवेट सेक्टर में एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें कहीं जगह पे रिमूव करा, कहीं जगह पे रिड्यूस करा। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को एंटर और ग्रोथ में फ्रीडम दिया, उन्हें एनकरेज करा ताकि ज्यादा कंपटीशन क्रिएट हो, और पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए, उनका रोल कम कर दिया। अब बेटा ये जो लिबरलाइजेशन है इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्रीफ में समझा दिया। सबसे पहले लिबरलाइजेशन मींस, ये आपने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्या है? रिमूवल। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिमूवल। किसका रिमूवल सर? रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। और ये रिस्ट्रिक्शन किस पे है सर? प्राइवेट सेक्टर पे। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिमूवल। किसका रिमूवल? एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का। किस पे है ये? प्राइवेट सेक्टर पे। सेकंड बात है लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स, ओहो क्या इन्वॉल्व करता है? कह रहे डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन। डीरेगुलेशन मतलब जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल छोड़ देती है। रेगुलेशन मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल्स लगाती है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट डीरेगुलेशन मतलब जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल छोड़ रही है। तो लिबरलाइजेशन में क्या आता है? डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन। डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन किसका? डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। तो मतलब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल्स कहीं पे छोड़ रही है और कहीं पे रिड्यूस कर रही है। मैंने आपको बताया ना, हर जगह छोड़ नहीं सकती। तो कुछ सेक्टर्स में उसने डीरेगुलेट करा, मतलब छोड़ ही दिया, मेरा कंट्रोल ही नहीं है। और कुछ जगह पे गवर्नमेंट के कंट्रोल को रिड्यूस करा, कंट्रोल है पहले इतना था अब थोड़ा कम है। तो लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन किसका? ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ग्रेटर फ्रीडम। सर ग्रेटर फ्रीडम किसको मिलेगा? ऑब्वियसली बेटा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा, टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव, ताकि हम इकोनॉमी को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना सके। और लास्ट बोल रहा बिजनेस इज फ्री हैंड। बिजनेस क्या दे दिया हमने? फ्री हैंड दे दिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया। बिजनेस इज फ्री हैंड एंड अलाउड टू रन कमर्शियल लाइंस। प्राइवेट सेक्टर को बोला आप बिजनेसेस को रन कर सकते हो काफी सारे। कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी थी बट मेजर तौर पे रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया या रिड्यूस कर दिया गया। तो ये लिबरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं बेटा, दैट इज रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। अब देखो आप चाहो तो ये चार्ट बना लो, दूसरा भी काम कर सकते हो, हेडिंग डालो। जैसे पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अभी पॉइंट नंबर 4 है रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन के अंदर भी फर्दर कहां कैसे कैसे रिफॉर्म करे। अब आप एक चार्ट बना सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ना इस चार्ट को समझाते बीच बीच में नोट्स भी डालने हैं इसमें, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं ऊपर इसे रब करके डाल दूंगा, आपके पास देख लेना, चार्ट बिगड़े ना बस। या बेटर वे आउट है कि आप फर्स्ट पॉइंट पहले ये बनाओ, फर्स्ट ये लिखो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके सीरीज वाइज लिखो। चार्ट बनाना चार्ट बना लो, आपकी मर्जी है, राइट। तो सबसे पहले आते हैं बेटा लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स में। और लिबरलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा लिबरलाइजेशन का सबसे पहला जो रिफॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। पहले मैं आपको बता दूं लिबरलाइजेशन के अंदर ना, मतलब हमने प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दे रहे हैं। अब फ्रीडम हमने 5 जगह पे दिया। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर हम देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मतलब हमने फ्रीडम दिया इंडस्ट्रीज में। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंकिंग सेक्टर में फ्रीडम दिया प्राइवेट को। फिर थर्ड है टैक्स सेक्टर, टैक्स सेक्टर में भी हमने कुछ फ्रीडम दिए। फिर इसके बाद है बेटा फोर्थ फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर, जो फॉरेन करेंसी होती है ना उनमें फ्रीडम दिए। और लास्ट फ्रीडम ने दिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। तो टोटल मिलाकर लिबरलाइजेशन 5 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अलग रिफॉर्म्स थे, फाइनेंशियल सेक्टर में अलग थे, टैक्स सेक्टर में अलग थे, आपका फॉरेन एक्सचेंज में अलग थे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में अलग थे। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि लिबरलाइजेशन पूरे रिफॉर्म बताओ, तो आपको सब कुछ बताना है थोड़ा थोड़ा, या पर्टिकुलरली ऐसे बोल सकता है कि टैक्स सेक्टर में पर्टिकुलरली कौन से रिफॉर्म्स करे थे अंडर लिबरलाइजेशन।
या बोलेगा फाइनेंशियल सेक्टर में कौन से रिफॉर्म करे थे, राइट। तो आप आराम से एक करके देखते रहना, जिसको समझाने के लिए मैं नोट बनाऊंगा, आपको साइड में उसके नोट बना के भी लिखते रहना, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहा हूं। लिबरलाइजेशन में पॉइंट नंबर 1 है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब गवर्नमेंट को समझ आ गया कि यार अगर हमें बूस्ट करनी है इकोनॉमी, सबसे क्रूशियल है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पकड़ा और उन्होंने बोला इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा फ्रीडम देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को थोड़ा कम आना पड़ेगा। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में फ्रीडम देना स्टार्ट करा। अरे सर कैसे फ्रीडम दिया बेटा? वैसे तो 4 पॉइंट लिखवाया, बट मेजर 3 ही पॉइंट है इसमें। सबसे पहला फ्रीडम पता है क्या दिया? मैं पहले पढ़ाने से पहले बता दूं, ये अगर आपको 3rd चैप्टर समझना है ना बहुत अच्छे से, अभी मैं बताऊंगा आप समझ जाओगे, बट अगर ये बहुत तगड़े लेवल पे कनेक्ट करना है तो ये 1st, 2nd और 3rd ना तीनों चैप्टर कंबाइंड है बेटा। ये आपको सीरीज में पढ़ने पड़ेंगे, पहले 1st, फिर 2nd, फिर 3rd, तभी आप उस कनेक्टिविटी को समझ पाओगे। अगर आपने 1st, 2nd, 1st तो अभी चलो हटा दो, 2nd, 3rd को समझना है तो मेजर अगर आपने 2nd नहीं पढ़ा होगा तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। समझ तो आपको आ जाएगा, हाँ सर ये करा था, बट कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा 2nd वाले के 2-3 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 ढाई 3 घंटे का लेक्चर है पूरा, उसको आप 3 पार्ट में है वो देख लीजिए, और वो देखने के बाद आप जब ये पढ़ोगे तो कनेक्ट नेक्स्ट लेवल का होगा। बट आप अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो प्लीज पहले देख लेना। अदरवाइज लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेजर 4 रिफॉर्म लिखे, 3 ही है। सबसे पहला रिफॉर्म था बेटा, अगर आपको याद हो, पिछले चैप्टर में ना गवर्नमेंट ने ना लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस करा था। गवर्नमेंट ने बोला था अगर आपको नई दुकान खोलनी है लाइसेंस लो, अगर पुरानी दुकान को बड़ा करना है ब्रांचेस खोलोगे लाइसेंस लो, अगर आपको उसी दुकान में उतने साइज में प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना है, मतलब अगर आप प्रोडक्ट ए बेच रहे हो आपको बी और सी भी बेचना है, उसके लिए भी लाइसेंस लो। अरे इतना ज्यादा लाइसेंस 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 कर दिया ना, प्राइवेट सेक्टर की खोपड़ी खराब हो गई। प्राइवेट सेक्टर कह रहा है मैं आ ही नहीं रहा भाई, मुझे लगानी नहीं इंडस्ट्री, हर काम में तो तुम लाइसेंस ले लेते हो मेरे से, लाइसेंस के नाम पे तुम मेरे से लाइसेंस फीस ले रहे हो, उसके बाद मैं इनकम टैक्स भी पे करूं, पागल थोड़ी हूं, मैं नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट को समझ आया ये इससे ना प्राइवेट सेक्टर बड़ा डिस्करेज हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहला रिफॉर्म गवर्नमेंट ने जो लाइसेंसिंग का मामला है, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है ना, इसको रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? इसको रिड्यूस, मतलब अब आपको हर बिजनेस के लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ स्पेसिफिक बिजनेस बताए, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस, कौन से बिजनेस आपको बुक में दिख जाएंगे, लिकर है उसमें एनर्जी बिजनेस है, उसमें 2, 3, 4, 5 लिस्ट होगी। कुछ स्पेसिफिक बिजनेस मेंशन कर दिए गवर्नमेंट ने, और वो कह रहा है इन 3, 4, 5 के अलावा, मना नहीं कर रहा आपको लिकर बिजनेस में आना है, लिकर बना मैन्युफैक्चरिंग वो करो, लिकर मैन्युफैक्चरिंग करो, लिकर बेचो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जो पहले ये था कि हर बिजनेस में आपको लाइसेंस लेना है जब भी आप प्रोडक्शन करोगे, अब उस लाइसेंसिंग को रिड्यूस करके कुछ लिमिटेड गुड्स में ही रखा, लिकर, सिगरेट, टोबैको, ऐसे गुड्स में ही रखा, इन्हीं के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपको लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन में सबसे पहला रिफॉर्म है कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, जो पहले कंपल्सरी थी, उसको रिड्यूस करा। बेटा मैं रिमूव नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिड्यूस करा। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो आया लिबरलाइजेशन के अंदर, वो था, अगर आपको याद हो आईपीआर 1956, वहां पे शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी। गवर्नमेंट को 17 इंडस्ट्री संभालना बहुत भारी पड़ रहा था, तो उसने सेकंड में काम करा। उन्होंने बोले काम करते हैं, हम जो पब्लिक सेक्टर का रोल है उसे कम कर देते हैं और 17 इंडस्ट्री से शेड्यूल ए में 3 इंडस्ट्रीज रखेंगे। मतलब अब शेड्यूल ए में सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज है, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, ऐसे करके 3 इंडस्ट्रीज है। उन 3 इंडस्ट्रीज के अलावा प्राइवेट सेक्टर कहीं पे भी एक्सक्लूसिवली एंगेज हो सकता है, कोई पंगे नहीं है। मतलब 14 इंडस्ट्रीज उन्होंने हटा दी शेड्यूल से, ताकि गवर्नमेंट का बर्डन कम हो और वो 3 जगह पे अच्छे से ध्यान दे पाए, जैसे रेलवे, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब हो गया, एक्सप्लोजिव वगैरह। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन में, पहला लाइसेंसिंग को रिड्यूस करा, दूसरा पब्लिक सेक्टर के रोल को भी रिड्यूस करा फ्रॉम 17 इंडस्ट्रीज टू 3 इंडस्ट्रीज। थर्ड पॉइंट जो है बेटा, ये बहुत गलत करा था गवर्नमेंट ने, बहुत गड़बड़ कर दी थी इसमें, बट उस टाइम पे उन्होंने लगाया देखो हमें ना सबको बराबर देखना है, हमारी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमें सबको बराबर देखना है। तो आपको याद होगा सेकंड चैप्टर में हमने एसएसआई पढ़ाया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ना उन्होंने काम करा था कि क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो उन्हें बड़ी इंडस्ट्री से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ना प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए थे। सेकंड चैप्टर की बात बता रहा हूं, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी और कोई भी बिग इंडस्ट्री इस मार्कर को नहीं बना सकती।
तो स्मॉल स्केल को ना प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट को रिजर्व करा था। अगर आपको सेकंड चैप्टर याद हो बेटा, लिबरलाइजेशन में उन्होंने बोला कि हम सबको फ्रीडम दे रहे हैं, एसएसआई के जितने भी प्रोडक्ट रिजर्व थे हम उन्हें डी रिजर्व कर रहे हैं। एसएसआई के जितने भी प्रोडक्ट रिजर्व थे मतलब बिग फर्म उनमें एंटर ही नहीं हो सकता, अब हमने सारे प्रोडक्ट्स को डी रिजर्व कर दिया। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फर्म, चाहे वो स्मॉल हो बिग हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी कोई भी बना सकता है। और एक और चीज बताओ आपको, इसी में जो लिमिट है ना एसएसआई की, उसको 1 करोड़ भी करा था। अगर आपको पता है सेकंड चैप्टर में बताया था एसएसआई क्या होती है। एसएसआई ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 लाख, और वही ब्रैकेट में लिखा था करंट लिमिट इज 1 करोड़। तो वो करंट लिमिट किसने दी, वो यहीं पे इन्होंने बताई थी कि एसएसआई की लिमिट भी हमने 5 लाख से 1 करोड़ कर दी है। राइट, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। और इसमें एक और चीज है, ये कुछ बुक्स में दिखेगा कुछ में नहीं दिखेगा बेटा, बस अभी इतना समझ लो। एमआरटीपी एक्ट एक होता है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस करके एक एक्ट होता है, उसमें भी हमने काफी सारा फ्रीडम दिया था गवर्नमेंट ने। तो बस आप एक समझ लो, एमआरटीपी एक्ट को मोर लिबरल कर दिया था। कुछ बुक्स में दिखेगा कुछ में नहीं दिखेगा। तो अगर मैं बात करूं लिबरलाइजेशन की, सबसे पहले लिबरलाइजेशन में कितने रिफॉर्म्स है, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी, गाने गाते रहना, याद करते रहना। लिबरलाइजेशन में 5 रिफॉर्म है। सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर के, फिर फाइनेंशियल सेक्टर के, फिर टैक्स सेक्टर के, फिर फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर, लास्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितने रिफॉर्म है, 4। कितने रिफॉर्म है, 4। सबसे पहला इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिड्यूस करा, कहीं कहीं जगह पे लेना था। सेकंड, पब्लिक सेक्टर के रोल को भी रिड्यूस करा 17 इंडस्ट्रीज से 3 इंडस्ट्रीज में। थर्ड, जो एसएसआई के प्रोडक्ट रिजर्व करे थे उन्हें वापस से डी रिजर्व कर दिया, मतलब अब उन प्रोडक्ट्स को कोई भी बना सकता है। साथ के साथ एसएसआई की लिमिट को 1 करोड़ कर दिया। और फोर्थ और लास्ट, एमआरटीपी एक्ट जो है, मोनोपोली प्रैक्टिसेस वाला जो एक्ट है, उसको और लिबरल कर दिया, उसमें और थोड़ी हमें छूट दी गई। राइट, तो ये होता है आपका फर्स्ट टॉपिक खत्म, फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर डन होता है। मेरे हिसाब से बेटा क्लियर है। एक बार आप बुक से एक क्विक रीडिंग मार दोगे ना तो और मजा आ जाएगा। अब मुझे कुछ बातें समझानी है तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं मिटा रहा हूं। आप हेडिंग डालो सेकंड पॉइंट विच इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, आप मस्त करके हेडिंग डालना, उसके नीचे नोट बना देना जो जो समझाऊंगा। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं कर रहा हूं, मेरे को इसके नीचे करना था वैसे। राइट बेटा, सेकंड देखो, सेकंड क्या है। सेकंड जो है ना, सेकंड है फाइनेंशियल सेक्टर। पहली बात तो फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब यहां पे आप समझ सकते हो, ये बात कर रहा है बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर की। अब बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से फ्रीडम दिए गए इसको देखते हैं। फ्रीडम नंबर 1 पता है क्या है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, सेंट्रल बैंक आरबीआई का जो रोल है उस रोल को चेंज कर दिया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के जो रोल है उस रोल को चेंज कर दिया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। सर क्या मतलब है बेटा, पहले ना सेंट्रल बैंक था बदमाश। सेंट्रल बैंक आता था, कहता था तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ये कर, तू वो कर। रेगुलेट कर रहा है सबको, तुझे ये करना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। रेगुलेट मतलब ऑर्डर दे रहा है। पहले क्या देता था, ऑर्डर, काम करो भैया। अब उसको हमने थोड़ा सा रोल में चेंज डाला। हमने कहा तू ना यार अपनी जिद मत चला, तू ऑर्डर मत दे, तू ना रेगुलेटर मत बन, तू फैसिलिटेटर बन जा, एडवाइजर बन जा। अब पहले वो ऑर्डर दे रहा था, अब आप बोल रहे हो आप भाई आप बस फैसिलिटेटर बनो, आप कोई भी चीज, आपसे कोई भी एडवाइस लेने आएगा तो आप ज्ञान दे दो, फालतू में आप घुसो मत। देखो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो देगा ही रेगुलेशन के लिए, रेगुलेटर तो कहीं ना कहीं वैसे तो रहेगा ही कि एक बेसिक चीज देगा, लेकिन हर चीज में आपको रेगुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप रेगुलेटर ज्यादा मत बनो, आप फैसिलिटेटर बन जाओ जो चीजों की फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, जो बैंक कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस करे, ना कि ऑर्डर करे। राइट, तो सबसे पहला फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म है, दैट इज चेंज आया किसके, रोल ऑफ आरबीआई में। आरबीआई के रोल को चेंज करा, कहां से, फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। ये पहला पॉइंट याद रखना फाइनेंशियल सेक्टर में। राइट, सेकेंड चीज में बेटा गवर्नमेंट ने अलाउ करा प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स को, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स को। मतलब अगर आज मैं अपना बैंक खुद का रोहित बैंक करके खोलना चाहता हूं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, ऐसे अगर कोई रोहित, मेरा नाम रोहित है तो मैं रोहित बैंक करके खोलना चाहता हूं, तो क्या मैं खोल सकता हूं? आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने बोला अब आज के बाद लिबरलाइजेशन में फाइनेंशियल सेक्टर में बोल रहे हैं किसी भी प्राइवेट पर्सन को बैंक खोलना है,
कुछ एक रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन दे दी, एक मेथड दे दिया, एक मैनर दे दिया, ये प्रोसेस फॉलो कर लीजिए और आप जो है बैंक खोल सकते हो। पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास ये राइट था कि वो बैंक खोल सकता है, लेकिन अब प्राइवेट बैंक्स को भी अलाउ कर दिया। इसके साथ प्राइवेट छोड़ो, अगर कोई फॉरेन पर्सन है, यूएसए का मिस्टर जॉन है, अब मिस्टर जॉन जाते हैं इंडिया में और वो कहता है मुझे इंडिया में अपना बैंक खोलना है, जॉन बैंक, क्या वो खोल सकता है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला? सेकंड पॉइंट में बोला अलाउ करा प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स को। कोई प्राइवेट पर्सन भी इंडिया में बैंक खोल सकता है, कोई फॉरेन का बंदा है मिस्टर जॉन, वो चाहे तो वो भी बैंक खोल सकता है, तो दोनों बैंक्स को अलाउ कर दिया। थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, स्टार बनाना, इसका मुझे नोट लिखवाना है यहां पे बेटा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एफआईआई। अब ये क्या होता है समझना बेटा, देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट वो दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसे वो पूरा नाम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो वहां पे लिखा हुआ है। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसके नीचे नोट बना लेना है। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेट। आपको नाम से पता लग रहा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में आपने देखोगा एफडीआई बोलते हैं, और इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट फॉर्म में एफआईआई बोलते हैं। इनके एक और नाम होते हैं, इसको ना प्यार से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं अगर आपने पढ़ा हो, और इसको एफआईआई को प्यार से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। राइट सर, ये होता क्या है सर, एक बार बताओ ना प्लीज। बेटा कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो दो टाइप की, एफडीआई और एफआईआई, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है, सिंपल शब्दों में, जिसमें आपको प्रॉफिट प्लस ओनरशिप कंट्रोल दोनों मिले। मतलब आपका प्रॉफिट भी है और ओनरशिप एंड कंट्रोल ये भी है। अगर आपके पास दोनों है, प्रॉफिट ओनरशिप दोनों है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑन दी अदर हैंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, ओनरशिप एंड कंट्रोल आपका नहीं होता। सर एक एग्जांपल दो ना बेटा। मान लीजिए आज रतन टाटा जी जो है वो यूएसए में जाके टाटा मोटर्स की फैक्ट्री लगा देते हैं। अब वो जो फैक्ट्री उन्होंने लगाई है बेटा, वो फैक्ट्री का प्रॉफिट किसको मिलेगा? सर अगर फैक्ट्री ने प्रॉफिट कमाया रतन टाटा जी को मिलेगा। सर उस फैक्ट्री में कंट्रोल किसका है, ओनरशिप किसकी है? सर रतन टाटा जी की है। तो टाटा जी ने जब वहां पे अपनी फैक्ट्री डाली तो बेटा वो जो है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि हमने लगाई है तो उसे बोलते हैं, पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। ऐसे हो सकता है वहां पे एक पर्सन है इलॉन मस्क, इलॉन मस्क ने आज इंडिया में टेस्ला की फैक्ट्री लगा दी। अब उस फैक्ट्री में प्रॉफिट भी किसका? इलॉन मस्क का। उस फैक्ट्री में कंट्रोल एंड ओनरशिप भी किसका? इलॉन मस्क का। तो ये भी क्या है? ये भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये बाहर से आई है तो इसे बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। तो ये तो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, एफआईआई बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट, नो ओनरशिप। मतलब अरे रतन टाटा जी ने बोला फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा, एक काम करता हूं, वहां पे ना एक कंपनी है एप्पल, एप्पल के 100 शेयर परचेज कर लेता हूं। अब एप्पल के 100 शेयर परचेज करे तो क्या उन्हें एप्पल कंपनी में ओनरशिप कंट्रोल मिल गया? वो कहेंगे भैया ये काम करो, ये वाला फोन बनाओ, इसको हटाओ, क्या कंट्रोल मिल जाएगा 100 शेयर से? सर ऐसे नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है सर। सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, मतलब जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो शेयर्स पे उन्हें डिविडेंड मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग मिल रही है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा, कोई ओनरशिप नहीं मिल रही। तो बेटा ये हो गया एफआईआई यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि हमने लगाया तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड होगा। ऐसे मान लीजिए इलॉन मस्क भाई ने यहां पे टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स के 100 शेयर खरीद लिए। अब उसको क्या कंट्रोल मिल गया? भाई कंट्रोल तो टाटा जी का ही है, उसे बस प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा उसमें से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप की हो गई, एफडीआई, एफआईआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो। इसमें प्रॉफिट, ओनरशिप, कंट्रोल सब मिलेगा, इसमें सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा विदाउट एनी ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब यहां देखो ना, यहां पे बोल रहा है, पहले तो उसने क्या बोला? पहले बोला, सेकंड पार्ट बोला था अलाउ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। अभी जो फॉरेन बैंक्स की बात कर रहा है, अरे कौन से बैंक है ये? एफडीआई की बात कर रहा है कि अगर किसी पर्सन को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी, यहीं पे अपना ही बैंक खोलना है तो खोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लगानी है, मान लो मिस्टर जॉन है, मिस्टर जॉन कह रहे हैं मुझे इंडिया में जॉन बैंक खोलना है, तो भाई फॉरेन बैंक अलाउ है, एफडीआई को अलाउ कर दिया।
अब मिस्टर जॉन ने कहा नहीं मुझे एफडीआई, मुझे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी, मैं एक काम करता हूं, इंडिया में एक बैंक है एसबीआई, इंडियन बैंक है, मिस्टर जॉन कह रहे मैं एसबीआई के ना शेयर्स खरीदूंगा। तो पहले अलाउ नहीं था, पहले मतलब थोड़ा बहुत अलाउ था, इतना अलाउ नहीं था, लेकिन अब उन्होंने बोला कि अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगानी छोड़ो, अगर आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी लगानी है ना एफआईआई, तो उसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया अप टू 51%, मतलब 51% के एक्सटेंट तक आप एफआईआई को लगा सकते हो। तो पहला आरबीआई के रूल को चेंज करा, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि भैया प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक की एफडीआई को अलाउ कर दिया। थर्ड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो लगती है बैंक्स में, उसकी लिमिट को 51% तक कर लिया। और लास्ट पॉइंट जो है, इसको नोट कर लेना, नोट बना के, और लास्ट पॉइंट है डी, ईज ऑफ एक्सपेंशन, यानी बैंक्स को जो एक्सपैंड करते हैं, जैसे बैंक्स है उन्हें नई ब्रांचेस खोलनी है और बिजनेस बढ़ाना है, तो पहले उनको बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने थे, आरबीआई से परमिशन लेनी थी। तो अब अगर आपको बैंक्स को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तो वो थोड़ा इजी हो गया मेथड, आपको आरबीआई की सच कोई ज्यादा परमिशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा, राइट। तो ये हो गया बेटा रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, अपन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 सेक्टर है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले स्टार्ट करा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है सर? इसमें मेन काम है कंपटीशन को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे? हमने यहाँ पे रिमूवल करेंगे। क्या करेंगे? रिमूवल। किसका रिमूवल? एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का, जो किस पे लगी है? प्राइवेट सेक्टर पे। यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल्स को हम एक्सक्यूज मी, गवर्नमेंट कंट्रोल्स को हम डीरेगुलेट करेंगे या रिड्यूस करेंगे, जैसे भी होगा देखेंगे। हाँ, अब लिबरलाइजेशन के अंदर हमने सबसे पहले करा इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे लिबरलाइजेशन हुआ। इसमें 4 पॉइंट थे। नंबर 1, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिड्यूस करा, पब्लिक सेक्टर के रोल को भी रिड्यूस करा, 17 इंडस्ट्री से 3 इंडस्ट्री में। जो एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके प्रोडक्ट जो पहले रिजर्व थे उन्हें डिरिजर्व करा, साथ में लिमिट को 1 करोड़ कर दिया और एक एमआरटीपी एक्ट करके उसे और लिबरल कर दिया। ठीक है। सेकंड रिफॉर्म जो लाए लिबरलाइजेशन में वो थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, मतलब बैंक से रिलेटेड। उसमें नंबर 1, आरबीआई के रोल को चेंज करा फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। सेकंड, हमने अलाउ करा प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स को एफडीआई लगाने के लिए। थर्ड, हमने अलाउ करा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को 51% तक की स्टेक रखने के लिए। और लास्ट, अगर किसी बैंक को एक्सपैंड करना है तो हमने ईज ऑफ एक्सपेंशन भी उसे अवेलेबल करवाया। तो ये 2 सेक्टर्स हमारे निकलते हैं बेटा। जल्दी से आप ये नोट करेंगे बेटा। जल्दी से आप ये नोट करेंगे भाई, जल्दी से, बिल्कुल फटाफट फटाफट, जल्दी से डन करेंगे, फटाफट जल्दी से। 2 पॉइंट